व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो ये हिस्ट्री की क्लास 6 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। चलिए फिर चैप्टर को पढ़ा जाए। देखिए, आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे कल्चर में 4 वेद हैं। ठीक है, ये वेद नाम की कोई चीज़ है और ये हमारे पास एक नहीं बल्कि 4 हैं। नेमली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब जब इंग्लिश में आप कहते हैं ना तो ये वेदा हो जाता है। ठीक है, ऋग्वेदा, सामवेदा, लेकिन जब हम हिंदी में कहते हैं तो ये आ निकल जाता है। राइट। अब ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट और पहला है नेचुरली। ठीक है, उसको 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था। अब इसमें है क्या, तो इसमें 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं जिनको कहा गया है सुक्ता। अब ये सुक्ता क्या है, तो देखिए आपने दोहे सुने होंगे। दोहे क्या होते हैं, वो 2-2 लाइंस के सेट होते हैं। राइट, उसमें 2 लाइनें होती हैं, उसी को दोहा कहा जाता है। तो उसी तरीके से सुक्ता में क्या होता है, 2 लाइंस के सेट नहीं होती, लेकिन कुछ लाइंस के सेट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ऋक, RIK, ऋक कहा जाता है। और वेद का मतलब क्या है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इन लाइंस के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ा क्या, ऋग्वेद। ठीक है, अब इन सुक्ता में क्या होता था वो देख लेते हैं। तो इन लाइंस में देवी देवताओं की प्रशंसा में कुछ कहा जाता था और आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह होते हैं। तो जब यज्ञ कंडक्ट किया जाता है तो जो पंडित है वो एक स्पेशल टाइप के मंत्र बोलते हैं, मंत्र उच्चारण होता है। और जब अग्नि में हम घी डालते हैं, है ना, जब घी को उसमें अर्पित किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, स्वाहा, ऐसा कहते हैं। तो ये जो रिचुअल है, ये जो रीत है कि भाई इस तरीके से आपको हवन को कंडक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में शामिल की गई थी और उसी से हमें ये नॉलेज मिली है। अब ऋग्वेद में देवी देवताओं की इम्पोर्टेंस कम थी। जो देवी देवता का दर्जा है, जो भगवान का दर्जा है, वो नेचर को दिया जाता था। जैसे अग्नि, अग्नि को हम आज भी देवता ही मानते हैं, है ना, अग्नि देवता। तो अग्नि को गॉड ऑफ फायर माना गया है। इंद्र, दूसरे देव कौन थे, इंद्र। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इंद्र देवता यानी बारिश से नॉर्मली उनको जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर वैदिक काल में वो किस चीज़ के गॉड थे, वॉरियर गॉड थे। ठीक है, और लास्ट कौन थे, सोम। सोम एक प्लांट था जो एक स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इन तीनों को पूजा जाता था वैदिक काल में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, अब ये हिम्स जो हैं इनको ऋषि मुनियों द्वारा कंपोज किया गया है और जो पंडित वगैरह होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को इसको रिसाइट करना सिखाते थे, इसको याद कैसे करना है, ये हर एक सिलेबल को, वर्ड को, सेंटेंस को बिट बाय बिट उनको याद करवाया जाता था। उसमें फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन में उनको ये बोलना सिखाया जाता था। देखिए कुछ इस तरीके से, देखा आपने उनके हाथ के मूवमेंट किस तरीके से हैं, एकदम एक एक जो उच्चारण है वो उनका क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था। फिर बहुत सारी जो हिम्स हैं उनको कंपोज और सिखाया गया था मेन के द्वारा ही। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता था भाई आदमी इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम ऐसी हिम्स थी जिनको वुमन द्वारा कंपोज किया गया था। और ऋग्वेद में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो वैदिक संस्कृत है, या जिसको आप पुरानी संस्कृत कह सकते हैं, जो एकदम प्योर संस्कृत है। आज के जो मॉडर्न डे संस्कृत है वैसी नहीं होती थी। आज की तो इजी संस्कृत है ना, काफ़ी कुछ हम समझ भी जाते हैं, लेकिन ये जो संस्कृत है ये बिल्कुल प्योर है और इसका उच्चारण करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। देखिए आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं उसमें हम बुक्स का यूज़ करते हैं, है ना, रिटन और प्रिंटेड मटेरियल्स हमारे होते हैं। लेकिन ऋग्वेद जो है, पूरा का पूरा ऋग्वेद सिर्फ रिसाइटेशन और सुनने की काबिलियत पे आधारित था। मतलब ओरल एजुकेशन था ये। ठीक है, ओरली चीज़ों को बताया जा रहा था और बच्चों ने सुन सुन के इसको फिर सीखा है। और इसके कंपोजिशन के बहुत सेंचुरीज बाद जाकर इसको लिखा गया और हमारे सामने प्रिंटेड फॉर्म में ये बस करीब 200 साल पहले ही
आया है। और वैसे भी इंडियन जो ट्रेडिशन है एजुकेशन की वो ओरल सिस्टम ही रहा है हमेशा से। उसमें बुक्स का यूज़ बहुत ही कम होता था। जो आपको टीचर बोल के बता रहा है आपको बस उसी को सुन के और उसको ग्रास्प करना होता था। देखिए, अब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जब वो किसी भी चीज़ के बारे में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए मटीरियल जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी बनते हैं। लेकिन ऋग्वेद तो एक ओरल ट्रेडिशन थी, तो फिर उन्होंने देखिए इसके बारे में कैसे पता लगाया। जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं उसके हिसाब से इसमें कुछ हिम्स हैं जो डायलॉग के फॉर्म में भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमें एक हिम मिलती है जिसमें जो विश्वामित्र ऋषि थे वो 2 नदियों के साथ उनका संवाद है। कौन सी नदियां हैं? बेस और सतलज। और बेस और सतलज को देवियों के रूप में पूजा जाता था वैदिक काल में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देवी देवता यानी विष्णु जी, लक्ष्मी जी, इस तरीके से वैदिक काल में पूजा नहीं होती थी, बल्कि नेचर की ही पूजा होती थी। और गंगा, जिसको हम आज बहुत बड़ी नदी मानते हैं, है ना, गंगा माँ के रूप में हम उसे एड्रेस करते हैं, लेकिन वैदिक काल में बेस और सतलज को गॉडेसेस के रूप में पूजा जाता था। तो देवी देवताओं के अलावा ऋग्वेद में कैटल यानी कि जैसे गाय है, आज भी हम गाय को माँ का दर्जा देते हैं। और बच्चों में भी स्पेशली बेटों के लिए प्रेयर्स उसमें शामिल है। इसके अलावा हॉर्सेस के लिए भी प्रेयर्स ऋग्वेद में हैं। अब हॉर्सेस का क्या यूज़ किया जाता था? जब भी किसी वॉर वगैरह में जाया जाता था तो जो भी रथ यूज़ हुआ करते थे तो उसमें हॉर्सेस को बांध दिया जाता था। और जो भी बैटल्स वगैरह लड़ी जाती थी वो किस लिए लड़ी जाती थी? कैटल को कैप्चर करने के लिए, इसके अलावा लैंड को कैप्चर करने के लिए। और लैंड उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वो पैस्चर का काम करती थी। पैस्चर यानी जो भी हमारी कैटल होती है उनको चराने के लिए भी आपको ले जाना पड़ता है ना। तो ऐसी लैंड के कब्जे के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसके अलावा पानी के लिए बैटल्स हुआ करती थी। और कुछ ऐसे क्रॉप्स के लिए जो जल्दी राइप हो जाते थे, जैसे बार्ले, ठीक है, तो इसके लिए भी लड़ाई हुआ करती थी। और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स लड़ी जाती थी। अब देखिए, इन लड़ाइयों में से जो भी वेल्थ लोगों के पास इकट्ठा होती थी तो उसमें से कुछ तो जो लीडर है वो अपने पास अपने खुद के लिए रख लेता होगा। और इसके अलावा जो बचता है उसमें से कुछ वो पंडितों को दे देता था और कुछ लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता था। इसके अलावा देखिए, वैदिक काल में यज्ञ और सैक्रिफाइसेस या इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था, ठीक है। यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी वैदिक काल में। तो इसमें भी आपको अग्नि देवता को बहुत चीज़ें अर्पित करनी पड़ती हैं, है ना। तो उन चीज़ों के लिए भी इस वेल्थ को संभाल के रखा जाता था। और ये जो यज्ञ थे ये क्या माना जाता था, इनकी क्या खासियत थी कि भाई देवी देवताओं को खुश करने के लिए हम इन यज्ञ को करवा रहे हैं। और इन यज्ञ में किन चीज़ों को अर्पित किया जाता है? तो घी को, जो भी अनाज हैं उनको, और इन सम केसेस एनिमल्स। सैक्रिफाइस यानी क्या होता है? बलि देना, बलि चढ़ाना, राइट। तो एनिमल्स की बलि भी इसमें चढ़ाई जाती थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो वेल्थ है उसको ये लोग संभाल के रखा करते थे। इन लड़ाइयों में ऑफ कोर्स सीधी सी बात है बहुत सारे आदमी पार्ट लिया करते होंगे। और एक खास फीचर क्या था कि कोई रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी वैदिक काल में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी। लेकिन कुछ असेंबलीज हेल्ड हुआ करती थी जहाँ पे लोग आपस में मिलते थे, चर्चा करते थे कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए, है ना। ये सारे मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। इसके अलावा वो अपने लीडर्स को भी चुनते थे जो बहुत ही ब्रेव और लड़ने लायक हो सकते होंगे। अब बेसिकली 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था उनके काम के अनुसार, ठीक है। एक थे कौन? प्रीस्ट्स, या जिनको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ब्राह्मण्स बोलते हैं। और उनका काम क्या होता था? जो भी रिचुअल्स हैं, कोई यज्ञ करवाना है तो वो कौन करता था? प्रीस्ट वगैरह कर लिया करते थे। और दूसरा वर्ग कौन था? राजा। अब ये वैसे राजा नहीं थे जिसे हम आगे लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे। ये लैविश राजा नहीं होते थे, नॉर्मल से राजा, सीधे साधे सिंपल राजा हुआ करते थे जो अपने कम्युनिटी को लीड करते थे, ठीक है। इनकी देखिए कोई कैपिटल नहीं होती थी, कोई पैलेस नहीं होता था, कोई आर्मी नहीं है, कोई बड़ा सा महल नहीं है, है ना। इनको भगवान जैसा कोई दर्जा नहीं दिया जाता था। इसके अलावा ये टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे। और
इनमें यानी वैदिक काल में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी जहाँ पर जो बेटा है वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाए। तो अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ पर इस काल में राजाओं को चुना जाता था। राजा की परिभाषा लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बदल जाती है और फिर उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, वो हम उस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो वैदिक काल का राजा बेचारा बहुत ही सीधा साधा सिंपल राजा हुआ करता था। वैदिक काल में लोगों को या पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 शब्दों का यूज़ किया जाता था। एक वर्ड था कौन सा, जन, ठीक है, जो एक नॉर्मल हिंदी का शब्द है जन, हम बोलते हैं ना जन भागीदारी, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जन का। और दूसरा वर्ड कौन सा है, विश। ये 2 वर्ड यूज़ किए जाते थे। और जो वैश्य है यानी जो 4 वर्ग नहीं बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें से जो वैश्य है वो इस ही विश शब्द से आया है, राइट। कुछ जो इम्पोर्टेंट विश या जन होते थे उनको स्पेशल नाम से मेंशन किया गया है और इनका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में मिलता है, जैसे कि पुरु जन या विश या भरत जन। अब ये जो भरत क्लैन है ये आर्यंस की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट क्लैन हुआ करती थी, भरत, ठीक है। और इसके अलावा यदु जन या विश, यदु से आपको क्या याद आता है, यदु वंश जो कृष्ण जी का वंश है, तो उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिला है। तो कौन से 2 नामों से कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया, एक था जन और दूसरा था विश। कभी कभार क्या होता था, जो लोग इन हिम्स को कंपोज करते थे वो अपने आप को आर्य कह के डिस्क्राइब किया करते थे, और जो इनके ओपोनेंट्स होते थे उनको ये लोग दास या दास्यूस कह के बोला करते थे। और ये माना जाता है कि ये जो दास या दास्यूस हैं ये यज्ञ वगैरह परफॉर्म नहीं करते थे और शायद ये दूसरी भाषाएं बोला करते होंगे। बाद में दास का मतलब हम सब जानते हैं ना, जो सेवा करता है या जो सेवा में हाजिर रहता है, राइट। और इसका फेमिनाइन टर्म क्या है, दासी। ये इसका मतलब क्या बोला जाने लगा, स्लेव, राइट। और ये स्लेव कौन होते थे, बंधक, जो वॉर में ऐसे लोग जिनको कैप्चर करके लाया जाता था उनको फिर बाद में स्लेव्स बना दिया जाता था। तो अब तक हमने एक ब्रीफ जानकारी ली कि ऋग्वेद में किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम बरियल्स के द्वारा कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जो बड़े पहरेदार के रूप में जो स्टोन्स बिठाए गए थे उनको क्या नाम दिया गया, वो किस तरीके से जाने जाते थे, एज मेगालिथ्स, ठीक है। मेगालिथ्स यानी बहुत बड़े स्टोन्स। इनको लोगों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता था, ध्यान से रखा जाता था और इनको बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता था। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस है इन मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की या रखने की, ये माना जाता है करीब 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई होगी। और इंडिया की बात करें तो डेक्कन में और साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के एरिया में हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले हैं जहाँ पे ऐसे स्टोन्स का यूज़ किया गया होगा। जबकि कुछ जो बड़े स्टोन्स हैं वो हमें सरफेस पे भी मिलते हैं, उसी तरीके से ऐसे कुछ मेगालिथिक बरियल्स हमें अंडरग्राउंड भी मिलते हैं। और कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे एक स्टोन बोल्डर्स का सर्कल है, मतलब स्टोन्स को एक सर्कल फॉर्मेशन में रखा गया है या सिर्फ एक ही बड़े स्टोन को वहाँ रख दिया गया ग्राउंड पर, ताकि उसको देख के ये पहचाना जा सके कि ठीक है इसके नीचे एक बरियल साइट है, राइट। तो ये खाली इंडिकेशंस है कि ठीक है इसके नीचे बरियल्स हमें मिल सकते हैं या हमें यहाँ पर ही गाड़ना है। सारे बरियल्स में हमें कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जो बॉडी होती थी उनके साथ कुछ डिस्टिंक्टिव पार्ट्स को भी बरी कर दिया जाता था। जैसे उनको नाम क्या दिया, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर ये हमें याद रखना है। और हम बात किस काल की कर रहे हैं, वैदिक काल की कर रहे हैं। तो वैदिक काल में ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट ये हुआ करता था। ये वही पॉट्स होंगे जो वो व्यक्ति यूज़ करता होगा, है ना। इसके अलावा कुछ टूल्स और वेपन्स जो उसके साथ रहते होंगे यूज़ करता होगा। और जो हॉर्सेस हैं या हॉर्स इक्विपमेंट है उसके स्केलेटन्स भी उस बॉडी के साथ ही बरी कर दिए जाते थे, अलॉन्ग विद सम ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। इन शॉर्ट जो भी उस व्यक्ति से कुछ चीज़ें, खास चीज़ें जुड़ी हुई होंगी उसको भी साथ में बरी कर दिया जाता था।
आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्केलेटन के साथ मिलते हैं बरियल्स में, वो ऑब्जेक्ट्स उस डेड पर्सन से ही बिलोंग करते होंगे, राइट। लेकिन कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी उस ग्रेव में मिले हैं। जैसे ब्रह्मगिरी एक साइट ऐसी थी जहाँ पर स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स और एक कॉन्च शेल भी मिला है। जबकि उसके पास के ही एक ग्रेव में हम देखें तो उनके पास सिर्फ कुछ पॉट्स ही हमें मिले हैं, ठीक है। उस स्केलेटन के साथ सिर्फ कुछ पॉट्स ही हैं। तो इससे क्या पता चला कि उनका जो बरियल पैटर्न है उससे हमें उनके स्टेटस का भी पता चल जाता है, राइट। जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें बरी की गई हैं, यानी कि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, इसीलिए इतनी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। बल्कि बेचारे जो नॉर्मल लोग होंगे या जिनका स्टेटस थोड़ा लो होगा, उनके साथ सिर्फ कुछ पॉट्स रख दिए गए, राइट। तो ये हमें उनका डिफरेंस बताता है। जैसे कुछ रिच होंगे, पुअर होंगे, कुछ शायद चीफ्स होंगे तो उनके साथ उस तरीके की चीज़ें बरी कर दी होंगी, या कुछ मियरली फॉलोअर्स हुआ करते होंगे। अब एक और फीचर हमें इन पैटर्न्स में मिलता है, वो ये है कि कुछ मेगालिथ्स में यानी कुछ बरियल साइट्स में हमें एक स्केलेटन के साथ दूसरे स्केलेटन भी मिले हैं। तो शायद ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, है ना, इसीलिए इनको साथ में बरी किया गया। एक ही समय पे नहीं, लेकिन हाँ एक प्लेस पे ज़रूर बरी किया गया है। और जो छोटे छोटे स्टोन सर्कल्स बना दिए गए हैं उस साइट पे, वो किस लिए बनाए गए, ताकि जिसको भी बाद में यहाँ पर वापस आना है वो इस पैटर्न को पहचान के वापस आ सके कि इस फैमिली से जुड़ी हुई कोई बरियल करनी है तो वो इसी प्लेस पे करनी है। इसीलिए फिर दूसरे फैमिली मेंबर को भी यहीं पर बरी कर दिया जाता होगा। एक साइट है इनाम गांव, और ये घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। माना जाता है कि बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स अगो इसको ऑक्यूपाई किया गया होगा। यहाँ के बरियल्स की क्या खास बात है कि उनको एक तो स्ट्रेट ले डाउन किया जाता था, और उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ बरियल्स घरों के अंदर भी मिले हैं, और उनके साथ वेसल्स जिसमें वो शायद खाना पीना उनका रहता होगा, उन वेसल्स को भी साथ में बरी किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक घर पाया गया। इस साइट पर एक घर था जिसमें 5 रूम थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा घर माना गया है पूरी साइट का। और इसके आंगन में एक 4 लेग्ड क्ले जार, मतलब इतना बड़ा क्ले जार बनाया गया होगा, और उसके अंदर इस आदमी को बरी किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा इस घर में एक ग्रैनरी यानी एक स्टोर हाउस जहाँ पर अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता है, वो भी पाया गया। और जो इसकी बॉडी थी ये क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखी गई थी। तो ये एक यहाँ पे ऐसा एविडेंस मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट को और भी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बरियल्स के साथ रखी जाती होंगी, जिनमें काफ़ी अनाजों के सीड्स शामिल हैं, जैसे वीट है, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सेसमे, ठीक है। और एनिमल्स को भी रखा जाता था ना साथ में, तो काफ़ी सारे बोन्स भी मिले हैं जिनके ऊपर कट मार्क्स हैं, यानी कि उससे ये पता चलता है कि इनको एज फूड के रूप में यूज़ किया जाता होगा। जैसे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, जैसे कैटल, बफेलो, गोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। और साथ में फ्रूट्स भी मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, खजूर। तो ये बताते हैं कि उस टाइम पे इनको भी कलेक्ट किया जाता होगा। तो बरियल्स के साथ बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है। तो एक इजिप्शियन कल्चर भी है ना। हमें पता है कि इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स है उसमें जिसकी भी बॉडी को बरी किया जाता था, बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल कर दिया जाता था। तो ये कुछ तरीके का वैसा ही पैटर्न हम मान सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हम मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, डटे रहिए। जय हिंद।